हेलो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कैटलिस्ट के डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन कैटालिसिस के और उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। बेटा, इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टू टाइम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड आज है मॉडर्न एडसॉर्प्शन थियरी। लेकिन जो मॉडर्न एडसॉर्प्शन थियरी है वो भी बेटा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थियरी और ओल्ड एडसॉर्प्शन थियरी का कंबाइन करके बना हुआ है। तो यानी कि सबसे पहले हमें इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थियरी और ओल्ड एडसॉर्प्शन थियरी क्या है उसको भी जानना है। ठीक है, तो वो चीज़ें फिर मॉडर्न एडसॉर्प्शन थियरी के बेस पे जो मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में, हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन को कैटलाइज करता है, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी। बेटा, इस थियरी के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट इनिशियली फॉर्म एन इंटरमीडिएट विद द रिएक्टेंट एंड देन इट डिकम्पोज इन प्रोडक्ट एंड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट फ्री फॉर द न्यू रिएक्शन। ठीक है, अब देखो कैसे ये होता है। जैसे एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स हैं ए बी एंड सी। ये आपका हो गया रिएक्टेंट, जैसा कि हमने नोट्स में आपको दे रखा होगा, नोट्स देखिएगा। एंड एक्स इज ए कैटलिस्ट। हम अभी एग्जांपल लेके भी क्लियर करते हैं। एक्स इज ए कैटलिस्ट। अब देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिएक्टेंट है ये कंबाइन किससे किया? ये कंबाइन किया कैटलिस्ट है। रिएक्टेंट किससे कंबाइन किया? कैटलिस्ट से। क्या बनाया? एक इंटरमीडिएट ए एक्स प्लस बी। अब दिस इंटरमीडिएट फर्दर कंबाइन विद द अनदर रिएक्टेंट गिव्स मेन प्रोडक्ट ए सी प्लस एक्स। मतलब ओवरऑल रिएक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए बी प्लस सी। हियर रिएक्टेंट, हियर कैटलिस्ट गिव्स ए सी प्लस बी। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया, बट हम इसको मैकेनिज्म के टर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल से समझते हैं जिसको तुम लोग स्टडी कर चुके हो। 11th में तुमने पढ़ा था बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, फ्री रेडिकल एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एसाइलेशन रिएक्शन। तो हम लोग एक पॉपुलर रिएक्शन लेते हैं, फ्री रेडिकल एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एल्काइलेशन रिएक्शन में बेटा हम लोगों ने इसमें रिएक्शन पढ़ा था कि व्हेन बेंजीन ट्रीटेड विथ एल्किल हैलाइड, या हमने मेथाइल क्लोराइड लिया है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनी लेविस एसिड सच एज एनहाइड्रस AlCl3, इट गिव्स टॉलुइन also known as methyl benzene and by product HCl। अब इसके मैकेनिज्म जो हम लोग पहले भी डिस्कस 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर यहां से देखते हैं कैसे ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थियरी को फॉलो करता है। मैकेनिज्म बेटा, बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इट कैन बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अभी तो फिलहाल कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो अब कैटलिस्ट कैसा रोल प्ले करता है वो तुम देखो।
methyl chloride initially bind up with the anhydrous AlCl3. Being anhydrous, it act as a Lewis acid. It has tendency to accept a pair of electron. तो pair of electron कौन दे सकता है? ये तो दे नहीं सकता directly, because it has no any unshared electron pair. तो किससे लेगा ये? क्लोरीन के पास 3 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा। तो सिंपली यहाँ पे एक टेम्पोररी बॉन्ड बनेगा जो कि स्टेबल नहीं होता, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। बेटा यहाँ से क्लीवेज होगा, इट गिव्स methyl carbocation and एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड एनायन। ठीक, अब ये एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड एनायन जो किससे बना? कैटलिस्ट वाले पार्ट से बना हुआ है। नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल, अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इट कैन अटैक ऑन द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के जिस भी कार्बन, किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है, लेकिन जिस भी कार्बन पर अटैक करेगा वो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस मेथाइल कार्बोकेटाइन के कार्बन को देगा। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा बेटा, क्योंकि हम यहां दिखा रहे हैं, यहां भी दिखा सकते हैं, तो यहां इसको दिखाते या फिर इस कार्बन दिखाते तो इस तरह बॉन्ड दिखाते। नाउ दिस कार्बन अटैक्स ऑन द मेथाइल कार्बन एटम ऑफ मेथाइल कार्बोकेटाइन, इट गिव्स एन इंटरमीडिएट। एंड दिस इंटरमीडिएट इज ऑल्सो स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, तो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट वाला ये कार्बन हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, इस तरीके से पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन पूरे बेंजीन रिंग में होता है। इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी दिखाते हैं, लेकिन अब यहां हमारे जो कैटलिस्ट का मैकेनिज्म दिखाते हैं, यहां इसकी जरूरत नहीं है। एंड इन लास्ट स्टेज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन लूजेस इट्स प्रोटॉन, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब इसमें कोई एक ले सकते हो, लूजेस इट्स प्रोटॉन, यानी कि केवल H+ आ जाएगा, वो अपने पूरे के पूरे बॉन्ड को छोड़ के आएंगे, लेकिन ऐसे स्पेस में तो जाएगा नहीं, कोई ना कोई सेंटर उसको एक्सेप्ट करने वाला चाहिए, कोई रिसीवर चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर का ये प्रोटॉन को पुल करता है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए कोई कोई सेंटर चाहिए। तो ये पूरा बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। नाउ इट गिव्स टॉलुइन प्लस HCl प्लस कैटलिस्ट फाइनली फिर से फ्री हो गया AlCl3। अब ये कैटलिस्ट फिर से फ्री हो गया, वो नए रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। फिर इसमें दूसरा जो थियरी आया, जिसको हम आज ओल्ड एडसॉर्प्शन थियरी के नाम से जानते हैं, हम लोग यहां पे केवल एडसॉर्प्शन थियरी कह सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल थियरी था। इसके अकॉर्डिंग कि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के सरफेस पे फ्री वैलेंसीज होती हैं। दैट्स वाई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एंड एज देयर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब चूंकि एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यानी कि एडजॉर्ब हो रहे हैं, एडसॉर्प्शन पहले भी पढ़ चुके हैं, एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जो उसमें हीट एनर्जी एडसॉर्प्शन में निकलेगी दैट लीड्स द केमिकल रिएक्शन। यानी कि सिंपल लॉजिक था कि कैटलिस्ट के सरफेस जिसपे फ्री वैलेंसी है, जो एक एडजॉर्बेंट जैसा बिहेव करेगा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो एडजॉर्बेंट जैसा बिहेव करते हैं, उस रिएक्टेंट के सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं, कंसंट्रेट उसके सरफेस पे होल्ड होते हैं। तो जैसे जैसे एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, यानी कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो हम लोग पढ़े थे 11th में लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, इज डायरेक्टली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? तो ये एडसॉर्प्शन जो ओल्ड, जिसको आज हम ओल्ड एडसॉर्प्शन थियरी कहते हैं, उसमें यही है कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, रिएक्टिंग स्पीसीज कैटलिस्ट के सरफेस पे एक्यूमुलेट होंगे, और जब उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन बढ़ेगा वो तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो प्रीवियस ओल्ड एडसॉर्प्शन थियरी है। बेटा मॉडर्न एडसॉर्प्शन थियरी में बात करेंगे। मॉडर्न एडसॉर्प्शन थियरी इन एक्चुअली जो मॉडर्न एडसॉर्प्शन थियरी है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थियरी एंड ओल्ड एडसॉर्प्शन थियरी। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? मेन कॉन्सेप्ट है, सपोज ये रिएक्टेंट कैटलिस्ट है एंड बेटा देयर इज फ्री वैलेंसी ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये जो इनसाइड है दे आर म्यूचुअली बैलेंस भी चीज इधर इनसाइड, लेकिन जो इसके सरफेस पे क्या है, सरफेस पे फ्री वैलेंसी है। फ्री वैलेंसी का जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं यानी कि रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, इसके सरफेस पे एक्युमुलेट होंगे, एक्युमुलेट होंगे। यहां बताया जा रहा है इंटरमीडिएट इससे जुड़ेंगे, बाइंड अप टेम्पोररी बॉन्ड बनाएंगे। जैसे वहां हम लोगों ने इसमें इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थियरी में बताया था कि टेम्पोररी इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। ये टेम्पोररी इंटरमीडिएट्स बना, इंटरमीडिएट चाहे इसको ले सकते हो इंटरमीडिएट, चाहे इसको ले सकते हो, ये भी दोनों इंटरमीडिएट है। ये मैंने एक जनरल इक्वेशन, एक कॉमन इक्वेशन लिया था, ये इंटरमीडिएट जैसा बिहेव कर रहा है, इंटरमीडिएट है, रिएक्टेंट है, कैटलिस्ट है। ठीक है, तो यहां भी कुछ उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट में भी ये जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट फर्स्ट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि जो एड्सॉर्ब होंगे वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि मॉलिक्यूल इमोबाइल हो जाए। ये इसके सरफेस पे कहीं भी होल्ड हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग यहां दिखाते हैं ये यहां पे होल्ड होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं बेटा वहीं पे होल्ड होगा, कहीं भी होल्ड हो सकता है। अब इनके बीच एक इंटरमीडिएट बना, अब जरूरी नहीं कि अब यहाँ बॉन्ड टेम्पोररी बॉन्ड बना है, मोबाइल बॉन्ड है। अगर मान लो रिएक्टिंग स्पीसीज दूसरे साइड भी होते हैं तो भी वो जो है यहाँ बॉन्ड मोबाइल होता है, मूव करके यहाँ पास में आ जाएंगे। और अगर इनके बीच मैचिंग हो गई, इनकी कुंडलियां मिल गई, कुंडलियां अगर इनकी मिल गई तो इनके बीच रिएक्शन हो जाएगा। तो अब ये एक दूसरे से रिएक्ट किए, बाइंड अप किए, डेटिंग सेटिंग करेंगे। डेटिंग सेटिंग करने के बाद तो फिर उसके बाद उनको तय करेंगे कि कुंडली मिली कि नहीं, पंडित जी लोग मिलेंगे। और अगर उसकी कुंडली मिल गई तो फिर गठबंधन भी हो जाएगा। और जब गठबंधन हो गया तो फिर पंडित जी का रोल खत्म। कैटलिस्ट बिहेव एज ए पंडित जी, या मैरिज ब्यूरो वाले जो चलाते हैं। तो बेटा ये बस इनके बीच जैसे बाइंड अप हुआ, कैटलिस्ट का रोल खत्म। उसके बाद फिर प्रोसेस होता है डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज रोल ऑफ डिसऑर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। डिसऑर्प्शन होगा तो कैटलिस्ट के सरफेस फिर से फ्री हो गए टू कैटलाइज अ न्यू रिएक्शन। दिस प्रोडक्ट, दिस वन इज अ प्रोडक्ट। और ये यहां पे क्या थे, रिएक्टेंट्स। यहां तो जानते भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैट्रिमोनियल साइड पे अपना डाटा डाले, फिर इन दोनों में परिचय हुआ, कुंडली मिली, शादी हुई, फिर पंडित जी रिमूव हो गए, फिर नई शादियां कराने के लिए कैटलिस्ट पूछा। तो व्हाट इज रोल ऑफ डिसऑर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। बेटा इन एक्चुअली डिसऑर्प्शन के कारण ही कैटलिस्ट का सरफेस फ्री हो पाता है टू कैटलाइज अ न्यू रिएक्शन। इसीलिए कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल टू कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर। तो बेटा ये आपका है मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। डिटेल आपके नोट्स में दिए गए हैं, ठीक है।
अब इस कैटालिसिस में एक और टॉपिक आता है छोटा सा, सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस। सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस। अब बेटा सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस क्या होती है? द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस। आप लोग नोट्स में देखोगे, स्टेट डेफिनेशन होगा, एक बार फिर सुन लीजिए। द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस। अब इसमें जो सबसे कॉमन, सबसे बेटर एग्जांपल लिया जाता है जियोलाइट्स। जियोलाइट्स की कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कह सकते हो कि हनीकॉम्ब लाइक, जिसमें वो एक दूसरे फिट हो सके। तो अब वो फिट होके रिएक्शन को अच्छे से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जियोलाइट्स, और जियोलाइट्स में ही सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है, जियोलाइट्स क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। तो उसमें जो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का बाइंडअप होता है, जो फ्रेम वर्क करता है जो सिलिका से जुड़ के, वही पूरे रिएक्शन को आगे कैटलाइज करता है। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा था एग्जांपल वो है ZSM5। ZSM5, जेड यहाँ जियोलाइट से है, ZSM5, जो बेसिकली किसके लिए यूज होता है? ये पेट्रोलियम के क्रैकिंग में यूज होता है, पेट्रोलियम के क्रैकिंग में यूज होता है। ये आपका एग्जांपल है। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा, वो डिफाइन द सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस विद द सुटेबल एग्जांपल। तो तुम्हें वही सीधे से स्टेटमेंट देना है कि यहाँ पे द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस। और बेस्ट एग्जांपल इज ZSM5, या जियोलाइट्स भी कह देते हो, तब पर भी आपके पूरे मार्क्स कंसीडर होते हैं, उसमें भी मार्क्स कटते नहीं है। अब आप अगला जो टॉपिक आपका है वो है एंजाइम्स।